हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम को सोल्व किया था और उससे भी पहले यानी कि फर्स्ट लेक्चर ऑफ कंटिन्यूटी में हम लोगों ने कंटिन्यूटी के बेसिक पॉइंट्स जो हैं उनके बारे में पढ़ा था। बेसिक पॉइंट यानी कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, तो जब किसी भी फंक्शन का LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन किसी भी पॉइंट पे इक्वल हो, तब हम लोग ये कहते हैं कि उस पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। और दूसरे वर्ड में, हम ग्राफिकल वर्ड में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी भी फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करने में हमारा मार्कर, अभी हम लोग यूज मार्कर क्या करते हैं, तो मार्कर नहीं उठा यानी कि ग्राफ बनाए बिना मार्कर को उठाए ग्राफ प्लॉट कर दिए, तो वो हमारा कंटिन्यूअस। और जैसे ही किसी पॉइंट पे मार्कर उठा, इसका मतलब वो हो जाएगा हमारा डिसकंटिन्यूअस। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चे। तो चलिए सेकेंड लेक्चर में जो कि हम लोगों ने प्रॉब्लम किया था, उसी से आगे हम लोग कुछ और प्रॉब्लम आज करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रॉब्लम यहाँ ये है कि f(x) का वैल्यू दे रखा है और 0 पे बोला जा रहा है कि अगर पॉसिबल है, अगर कंटिन्यूअस पॉसिबल है तो p का मान बताइए। तो किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी फंक्शन में अगर कोई बोले कि पॉसिबल है कि नहीं कंटिन्यूअस, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि उस फंक्शन का LHL और RHL बराबर है कि नहीं है। क्योंकि LHL और RHL बराबर होगा तभी तो बोलेंगे कि हाँ संभव है। कब संभव है, तो वही LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में p दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग LHL निकालते हैं। तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। फिर कोई बोलेगा सर पॉइंट तो नहीं बोले कि किस पॉइंट पे LHL निकालना है, तो क्लियर है, यहाँ चेंज पॉइंट क्या दिख रहा है आपको, तो 0। तो 0 पे ही हमें LHL सोल्व करना है। तो 0 माइनस यानी कि 0 से छोटा, तो 0 से छोटा के लिए फंक्शन, तो 0 से छोटा के लिए हम लोग लिख देंगे e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x माइनस 2 cos x बाय में x sin x। और इसे जैसे ही आप लोग वैल्यू पुट करोगे x के जगह पे 0, तो ध्यान देना किसी भी चीज का पावर 0 क्या हो जाता है, तो 1। किसी भी चीज का पावर 0, चाहे प्लस में माइनस में फर्क नहीं पड़ता 0 के आगे, ठीक। तो ये भी वैल्यू 1 दे देगा और cos 0 का मान 1 हो जाता है, इस वजह से ये वैल्यू 2 दे देगा। और बाय में x के जगह 0 तो 0 और साइन के जगह साइन x में 0 तो ये भी 0। तो ये आपका 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। और जैसे ही कोई भी फंक्शन 0/0 के फॉर्म में आ गया, तो वहां पे हम लोग एल ऑपिटल रूल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिमिट में, वो यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे एल ऑपिटल यूज करते हैं। और एल ऑपिटल क्या कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही डिफ्रेंशिएट कीजिए। फिर बोलेगा सर किसके रेस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, यानी कि यहाँ पे x का ये फंक्शन है, वेरिएबल x है, तो उस x के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन सब बच्चे जानते हैं, e टू द पावर x। e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस x ही होगा, लेकिन इस माइनस x का डिफरेंशिएशन -1 होगा, जिस वजह से ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। और फिर माइनस 2 cos है, तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, क्या होता है, माइनस साइन। तो इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस। और बाई में x को कांस्टेंट रखे साइन का हो जाएगा cos, और cos को साइन को कांस्टेंट रखे x का हो जाएगा 1। अभी भी अगर आप x के जगह 0 पुट करो तो 0/0 के ही फॉर्म में आ रहा है, आप चेक कर लो। और अगर 0/0 फॉर्म में आ रहा है, तो इसका मतलब फिर से हम लोग एल ऑपिटल यूज करेंगे। एल ऑपिटल हम लोग तब तक यूज करेंगे जब तक कोई फाइनाइट क्वांटिटी न आ जाए। तो अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, फिर e टू द पावर माइनस x का हो जाएगा e टू द पावर माइनस x, और इस माइनस x का हो जाएगा -1, जिस वजह से इसको बनाना पड़ेगा प्लस। और 2 cos x का हो जाएगा आपका 2 sin x का हो जाएगा सीधे 2 cos x। और बाई में x कांस्टेंट, cos का हो जाएगा माइनस sin x, cos कांस्टेंट, x का हो जाएगा 1 और साइन का हो जाएगा cos। अब इसमें आप x के जगह 0 पुट करो, तो e का पावर 0 1,
e का पावर माइनस 0 ये भी 1 और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, इस वजह से ये हो जाएगा आपका 2। बाय में 0 रखोगे x की जगह तो ये टोटल 0 और cos 0 का वैल्यू 1, cos 0 का वैल्यू 1 यानी कि ऊपर हो गया 4/2। 4/2 यानी कि इसका वैल्यू किसके बराबर, तो 2 के बराबर। यानी कि आपका LHL क्या आया बच्चे, तो 2 आया। अब हम लोग आ जाएंगे RHL पे। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस। 0 प्लस के लिए, 0 सदी के लिए फंक्शन है क्या है, तो cos x के पावर में cot x और प्लस sec x के पावर में cosec x। यहां पे क्या होगा, तो आप सेपरेट कर लो। सबसे पहले लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, यानी कि एक बार cos x के पावर में cot x और एक बार लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस sec x के पावर में cosec x। अब जैसा कि आप जान रहे हैं इस cos 0 का वैल्यू 1 होता है और cot 0 इंफिनिटी, यानी ये 1 के पावर इंफिनिटी के फॉर्म में है और यहाँ पे हाँ ये भी 1 के पावर इंफिनिटी के फॉर्म में है। और जैसे ही 1 के पावर इंफिनिटी का फॉर्म आता है तो आप इसको लिख देते हो e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस है तो प्लस, ये हो जाएगा cot x पावर में है तो गुना में, और यहां हो जाएगा cos x माइनस 1, क्योंकि फंक्शन में से एक माइनस हो जाता है। फिर यहां पे e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पावर में cosec x है तो cosec x और यहाँ इंटू में हो जाएगा sec x माइनस 1। अब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो e टू द पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस cot को तो हम लोग 1/10 लिख देंगे और ये cos x माइनस 1 है जिसमें से माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा 1 माइनस cos x, फिर हो गया बीच में प्लस। अब आगे बात करते हैं इधर e टू दी पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये है cosec x तो ये हो जाएगा 1/sin x और इसमें sec x की जगह पे रख दोगे 1/cos, जैसे इसकी जगह 1/cos रखोगे तो एलसीएम के बाद ये आ जाएगा 1 माइनस cos x के बाय में cos x। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चे, tan x को सोल्व करने के लिए बाय में हमें x चाहिए तो x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, और 1 माइनस cos x को सोल्व करने के लिए बाय में हमें x स्क्वायर चाहिए तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई x स्क्वायर से डिवाइड। फिर वो तो सोचेगा सर ये क्यों, तो 1 माइनस cos x के बाय में x स्क्वायर रहता है तो उसका वैल्यू डायरेक्ट आपको बोले तो याद रखने के लिए 1/2 होता है, तो इस वजह से यहाँ पे sin x को सोल्व करने के लिए बाय में x से x से गुना x से भागा दोनों करो, और यहाँ पे 1 माइनस cos x को सोल्व करने के लिए x स्क्वायर चाहिए तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करो। अब चलिए वैल्यू देखते हैं, tan x के बाय में x वैल्यू 1, sin x के बाय में x वैल्यू 1, 1 माइनस cos x के बाय में x स्क्वायर का वैल्यू 1/2, 1 माइनस cos x के बाय में x स्क्वायर का वैल्यू 1/2। ध्यान ये दीजिएगा एक x यहां से कट गया तो एक x बचेगा, यहां भी एक x कट गया तो एक x बचेगा। ध्यान आपको यहाँ अच्छे से देना है, ये हो गया 1, ये हो गया 1/2, माइनस आगे लगा है लेकिन एक x बच गया, एक x बच गया और यहाँ x किसको टेंड कर रहा है तो 0 प्लस को, यानी कि x की जगह आप क्या रखिएगा 0, तो जैसे ही x की जगह आप 0 रखिएगा तो ये जो 1/2 मान है ये 0 से गुना हो जाएगा 0, तो सीधे बच जाएगा आपका e के पावर में 0। ऊपर में एक x बच गया ना, और x की जगह क्या रखना है 0, क्यों रखना है क्योंकि x टेंड्स टू 0 है, cos 0 का मान 1 होता है और 1/2 आया, लेकिन 0 अगर आ गया तो 0 किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करके 0 ही बनाएगा, इस वजह से यहाँ पे भी आ जाएगा e के पावर 0 और e के पावर 0 तो 1 होता है, यानी कि 1 + 1 यानी कि इसका वैल्यू किसके बराबर, तो 2 के बराबर। तो LHL RHL वैल्यू सेम यानी 2 आ गया, इसका मतलब इस टाइप मतलब इस फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस कह सकते हैं अगर ये वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है वो भी 2 के बराबर हो जाए। तो लिखेंगे फंक्शन कैन बी कंटिन्यूअस, फंक्शन
कैन बी कंटिन्यूअस इफ LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। और यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन आपको किसके बराबर दे रखा है, तो p के बराबर। यहां से क्लियर लिख सकते हो, देयरफॉर p बराबर 2, और यही हमारा क्या हो गया, तो आंसर p बराबर 2 ही हमारा फाइनल आंसर। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। नेक्स्ट, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ। सब बच्चे अच्छे से जानते हैं कि sin x का वैल्यू कितना भी पूछो तो -1 से 1 के बीच होता है। तो sin x का वैल्यू -1 से 1 के बीच, यानी कि क्लोज इंटरवल में -1 से 1 रख दिए, उसमें जुड़ा हुआ है 2। -1 में अगर आप 2 ऐड करते हो तो 1 हो जाएगा, और 1 में 2 ऐड करते हो तो 3 हो जाएगा। यानी सिग्नम के साथ में ये हो गया 1 से लेके 3, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर सिग्नम के साथ ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा 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 क्या दे देगा, 1। इसका मतलब यहां से fx का वैल्यू क्या हो गया, तो 1। और fx बराबर 1 जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन है, और ये हमेशा क्या होता है, तो कंटिन्यूअस होता है। ये तो सब बच्चे जानते हैं। तो देयरफॉर लिख दो इसमें आगे, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस। fx क्या है, तो कंटिन्यूअस। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, करें डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ fx बराबर सिग्नम sin x -1। क्या है, sin x -1। तो जैसा कि हम लोग यहां जान रहे हैं, sin x के जगह पे रख देंगे -1 से 1, में से 1 कट गया। अब एक बात बता दो कि -1 में से 1 घटेगा तो -2, और 1 में से 1 घट गया तो 0, यानी कि सिग्नम के साथ में -2 से लेकर 0 तक, यानी कि निगेटिव भी आया, 0 भी आया। अब यहाँ पे सिग्नम के साथ निगेटिव 0 भी, क्या मतलब इसका, कि सिग्नम का मान -1 भी होगा और 0 भी होगा। अब सवाल उठता है कि सिग्नम का वैल्यू 0 कब होगा, सिग्नम का वैल्यू 0 कब होगा। तो ये तो क्लियर बात है सर, सिग्नम वैल्यू 0 तब लेता है जब ये वैल्यू 0, और ये वैल्यू 0 कब होगा, जब sin x का वैल्यू 1 हो, sin x का वैल्यू 1 हो। तो लिखेंगे fx बराबर 0 ओनली व्हेन sin x बराबर 1, यानी कि जब जब sin x का वैल्यू 1 होगा तब तक हमारा वैल्यू 0 देगा, और उसके अलावा 1 से तो ज्यादा जा नहीं सकता, 1 से तो आगे बढ़ नहीं सकते, उसके बाद कुछ भी होगा तो 1 से छोटा होगा। और जैसे ही sin x का वैल्यू 1 से छोटा होगा, वैसे ही ये वैल्यू 0 से छोटा होगा। नहीं समझे? अरे अगर 1 रखे तो 1 - 1 0, 1 से छोटा अगर साइन आया तो ये 0 से छोटा, और सिग्नम में 0 से छोटा वैल्यू का मान निगेटिव। इसका मतलब ये चीज क्लियर है कि इस फंक्शन का मान हमेशा -1 होगा, सिर्फ एक टाइम पे 0 होगा, और वो टाइम कब होगा, तो जब sin x का वैल्यू 1 होगा, यानी कि fx बराबर 0 ओनली व्हेन sin x बराबर 1। और अगर हम पूछे कि sin x का वैल्यू 1 कब आता है, तो बहुत बच्चे के मुंह से निकल गया होगा सर 90 डिग्री। तो बच्चे सिर्फ एक ही पॉइंट पे, एक ही वैल्यू पे तो 90 पे ही तो सिर्फ 1 नहीं आता, ढेर सारा वैल्यू आता है। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब 11th के ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़े हुए थे कि sin x का वैल्यू 1 के लिए हम लोग लिखेंगे x बराबर 4n + 1 इंटू π/2, यानी कि जब जब 90, 5π/2, 9π/2 वैल्यू होगा, उस टाइम पे sin x का वैल्यू 1 होगा। तो हमारा fx का मान 0 सिर्फ जब x का ये मान रहेगा। यहां पे ये भी लिख लो कि n इंटीजर है, तो इसी टाइम पे सिर्फ 0 देगा, अदरवाइज हमेशा -1 देगा। तो चलिए इसका ग्राफ भी हम लोग देखते हैं, बस आपके लिए ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम लोग ताकि आप अच्छे से समझ जाए।
ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया y बराबर -1, जिसको आप लोग fx बराबर -1 भी बोल सकते हो, y को ही हम लोग fx बोलते हैं। तो हमारा n का वैल्यू जब 0 रखोगे, n का वैल्यू जब 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0, ये बच गया π/2, यानी कि हमको यहाँ पे इंडिकेट करना है π/2, 5π/2, 9π/2। फिर उसके बाद हमें क्या इंडिकेट करना है, तो थोड़ा सा ये कर लीजिए, अगर यहाँ -1 रखेंगे तो -3π/2 आएगा, फिर -7π/2 आएगा। तो इस पॉइंट पे, यहाँ पे n की जगह इंटीजर रखोगे तो ये सारा पॉइंट आएगा, तो इस पॉइंट पे सिर्फ इस फंक्शन का मान आएगा 0, तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, तो क्लोज इंटरवल, और ये आएगा इंफिनिटी आएगा। और इसके अलावा कोई भी पॉइंट हुआ तो वैल्यू हमारा -1, यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। यानी कि ग्राफ हमारा इस तरीके से बना। तो हमने क्या देखा कि ये जो फंक्शन है, ये जो सिग्नम sin x -1 है, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट इन दिस पॉइंट्स, यानी कि ये पॉइंट छोड़ के हमेशा तो -1 जा रहा है। तो हम लोग यहां लिखेंगे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 4n+1 π/2, जहां पे n हमारा इंटीजर है। इसके अलावा हमेशा हमारा फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। ये अच्छा सवाल है, हो सकता है आपको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखने की जरूरत पड़े, तो देखो, ठीक है। तो चलिए पहले इन तीनों ही पॉइंट को, तीनों ही क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसके आगे हम लोग कुछ और प्रॉब्लम करते हैं। बच्चे आपका ये नेक्स्ट 3 प्रॉब्लम है। इस फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको ये बोला जा रहा है कि सिग्नम sin x + a क्या है, तो कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। देन फाइंड रेंज ऑफ a, तो रेंज बताइए a का। तो सबसे पहला चीज कि fx बराबर सिग्नम sin x + a दो ही केस में कंटिन्यूअस रह सकता है। कितने केस में? दो ही केस में कंटिन्यूअस रह सकता है। कब कब? तो या तो इसका वैल्यू हमेशा 1 आए, या तो इसका वैल्यू हमेशा -1 आए, या तो इसका वैल्यू हमेशा 1 आए, या तो इसका वैल्यू हमेशा -1 आए। क्योंकि सिग्नम का ग्राफ सबको पता है, ये आपको y बराबर 1, ये y बराबर 0, ये y बराबर -1, कहने का मतलब y यहाँ पे सिग्नम है। सिग्नम x का ग्राफ ऐसा ही होता है, सब बच्चे जानते हैं। ये कहां तक जाएगा? आगे इंफिनिटी तक, ये -इंफिनिटी तक, ये सिर्फ 0। तो सिग्नम का वैल्यू कंटिन्यूअस दो ही केस में रह सकता है, या तो ये टोटल हमेशा 1 आए, या तो ये टोटल हमेशा -1 आए। और सबको पता है कि सिग्नम का वैल्यू 1 कब आता है? तो जब x पॉजिटिव हो। x मतलब ये पार्ट पॉजिटिव हो। और नेगेटिव कब आता है? -1 कब आता है? जब ये पार्ट यानी x नेगेटिव हो। ये चीज तो क्लियर है सब बच्चे को। तो यहाँ पे इसी फंक्शन को, इसी टाइप को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो लिखेंगे fx बराबर इतना इज कंटिन्यूअस ओनली व्हेन sin x + a greater than 0, या sin x + a less than 0। क्या यही दो केस होगा? तो इसका मतलब यहां आ गया a greater than sin x, a greater than -1 से 1, और यहां आ गया a less than sin x, सॉरी -sin x, यहां माइनस बोलिए आप लोग, और a less than sin x का वैल्यू -1 से 1।
और यहाँ माइनस से जब गुना कर दोगे तो ये हो जाएगा क्या चीज, वापस -1 से 1 ही आएगा। और a का वैल्यू -1 से 1 से बड़ा, कहने का मतलब यहाँ a का वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगा, तो 1 होगा। ठीक है, -1 से 1 के वैल्यू से बड़ा चाहिए, तो जब 1 या 1 से बड़ा लेंगे तभी तो इसका वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। और इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, तो a लेस देन -1 से 1, माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते तो यही रहेगा। और यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा, या तो -1 होगा या तो -1 से छोटा होगा। तो मेरा ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, दोनों को कंबाइन कर दो। कंबाइन यानी कि आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। नंबर लाइन कह रहा है कि एक वैल्यू -1 से छोटा और एक वैल्यू 1 या 1 से बड़ा। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से इंडिकेट करके लिखेंगे कि a बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1 तक और यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी तक, और यही हमारा क्या हो जाएगा, तो फाइनल आंसर। यह आपको प्रीवियस 2 प्रॉब्लम से रिलेटेड ही कंसेप्ट था। अब हम लोग आते हैं इस प्रॉब्लम पे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। इसमें क्या रहा है, द फंक्शन f(x) इतना फॉर x नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0, यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन का वैल्यू आपको चाहिए, सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो जैसे ही फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तो कंटिन्यूअस का मतलब है कि वहां पे लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। फंक्शन कंटिन्यूअस होगा मतलब लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। और लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, तो जब LHL और RHL आपस में बराबर होगा। और वैसे भी x नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन दे रखा है, इसका मतलब LHL और RHL के लिए सेम फंक्शन यूज होगा, सेम यही फंक्शन। ठीक है, तो फॉर फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस, यहां लिख लेते हैं, फॉर फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस, फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए ये जो हमारा लिमिट f(x) x टेंस टू 0 है, ये आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि f ऑफ 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से आपका सीधे लिख दोगे कि f ऑफ 0 बराबर लिमिट x टेंस टू 0, और फंक्शन के जगह पे आप रख दोगे 3⁻x-1 का होल स्क्वायर, और बाई में आपको sin x इंटू log 1 प्लस x दे रखा है। अब हम लोग लिमिट के प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। 3⁻x-1 को सोल्व करने के लिए बाई में हमें x स्क्वायर चाहिए, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड। इसको सोल्व करने के लिए बाई में x चाहिए, तो x से मल्टीप्लाई डिवाइड। इसको सोल्व करने के लिए बाई में x चाहिए, तो x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। अब देख लेते हैं वैल्यू, इसका वैल्यू कितना, तो 1, इसका वैल्यू कितना, तो 1। और रही बात इसका वैल्यू log 3 a⁻x-1 बाई x का वैल्यू होता है log a, इसका वैल्यू हो जाएगा log 3, लेकिन स्क्वायर है, ये हो जाएगा log 3 का स्क्वायर। आपका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा log 3 का स्क्वायर यहां से, और ये x और x यानी कि x स्क्वायर आपको उसको कैंसिल कर दिया, ये वैल्यू 1 ये वैल्यू 1, तो डायरेक्ट आपका यही आंसर हो गया। इसी चीज को आप अगर लिखना चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, log स्क्वायर यानी कि log 3 का स्क्वायर लिखो या log स्क्वायर 3 लिखो, लिखने का तरीका यही है, और यही हमारा f ऑफ 0 के बराबर होगा। ठीक है, बस इसमें हम लोगों ने लिमिट फाइंड कर लिया, जो कि वैल्यू फंक्शन के बराबर लिख दिया। ठीक, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। इसमें बोला जा रहा है कि a और b का वैल्यू निकालिए ताकि ये फंक्शन क्या हो जाए, तो कंटिन्यूअस हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे LHL फाइंड करेंगे, फिर RHL फाइंड करेंगे, फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करेंगे। तो LHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लिखना पड़ेगा। 0 माइनस के लिए, 0 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन दे रखा है, 0 से छोटा के लिए आपको यहाँ पे फंक्शन दे रखा है कौन सा, तो a+3 cos x बाई में x स्क्वायर। तो इस फंक्शन को हम लोग सोल्व तब करेंगे जब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में है, यानी कि यहाँ पे जैसे ही हम लोग x के जगह 0 रखते हैं तो cos 0 का मान क्या हो जाएगा, cos 0 का मान 1 होता है, तो ऊपर में आ रहा है a+3 और बाई में आ रहा है 0, जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म ये कब होगा, तो फॉर लिमिट टू बी एग्जिस्ट, यानी कि लिमिट को यहाँ एग्जिस्ट करवाने के लिए ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे हेयर a+3 जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, और जैसे a+3 को 0 लिखोगे तो a का वैल्यू आपको यहाँ से -3 के बराबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो a के जगह पे -3 लिख लिए, तो
ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, ये हो गया -3 प्लस 3 cos x और बाय में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ऊपर पे -3 कॉमन ले लो, -3 कॉमन ले लोगे तो बच जाएगा 1 माइनस cos x और बाय में एक्स स्क्वायर। 1 माइनस cos x बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, तो 1/2, तो ये हो गया -3 इंटू 1/2, तो आपका LHL आ गया -3/2। अब हम लोग बात करेंगे RHL की। RHL यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस fx। 0 प्लस के लिए, 0 से अधिक के लिए फंक्शन क्या है यहाँ पे, 0 से अधिक के लिए फंक्शन ये है b tan पाई बाय बॉक्स में, ये बॉक्स है ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखे नहीं है लेकिन एग्जाम में दिया रहेगा, ठीक है, याद रखना। तो बॉक्स में x+3। अब ध्यान यहाँ ये देना है कि जैसे ही हम लोग 0 प्लस वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा b tan पाई बाय में 0 प्लस रखेंगे x के जगह पे तो बॉक्स में हो जाएगा 3 प्लस। 3 प्लस का मतलब 3 से जस्ट बड़ा, 3 से जस्ट बड़ा कहने का मतलब 3 से जस्ट बड़ा 3.001, जिसका बॉक्स क्या हो जाएगा, बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, तो 3। तो आपका इसका वैल्यू हो गया b tan पाई बाय 3 और tan पाई बाय 3 का वैल्यू √3, ये हो जाएगा b इंटू √3। अब बात करेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन का, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी x बराबर 0 के लिए यही फंक्शन है, f(0) के लिए वही फंक्शन है, तो f(0) के लिए भी हो जाएगा b√3। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या है, तो कंटिन्यूअस है, कहां पे, तो एट x बराबर 0 पे। इसका मतलब यहाँ पे LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों क्या होगा आपस में, तो बराबर होगा। और जैसे LHL RHL वैल्यू फंक्शन तीनों आपस में बराबर होगा तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि -3/2 जो कि LHL है बराबर b√3 है। और सबको पता है कि √3 को अगर कट करेगा तो √3 बचाएगा, इतना तो पता होना चाहिए। तो यहां से आपका b का वैल्यू हो गया -√3/2 और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो a का वैल्यू -3, b का वैल्यू -√3/2, तो ये हमारा a और b का वैल्यू आ गया। तो क्वेश्चन देखने में बस थोड़ा सा लगता है मुश्किल है, अगर आप कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए सोल्व करते तो इजी वे में बनते जाता है, चाहे कितना भी मुश्किल प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए इन तीनों प्रॉब्लम को नोट कीजिए, हम कुछ और प्रॉब्लम अभी करने वाले हैं। तो बच्चे आपका ये नेक्स्ट प्रॉब्लम रहा, इसमें बोला जा रहा है कि प्रूव दैट, साबित करो कि fx बराबर फ्रैक्शनल x यहां दे रखा है इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो सबसे पहला चीज तो हम यहां मान लेते हैं कि कंसीडर x बराबर n इज एन आर्बिट्ररी इंटीग्रल पॉइंट। आर्बिट्री का मतलब होता है ऐसा कांस्टेंट जो अननोन हो, जैसे हम लोग c इंटीग्रेशन वगैरह में यूज करते हैं, यानी कि वो कांस्टेंट जो अननोन हो, जो वेरी करता हो, बदल सके, तो आर्बिट्री कांस्टेंट वो हो गया। तो हमने x बराबर n को इंटीग्रल पॉइंट मान लिया जो कि वेरी करेगा। अब हम इस पॉइंट पे चेक करके देखेंगे ये जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। वैसे हमें साबित ही करना है कि डिसकंटिन्यूअस है, तो लिखेंगे गिवन fx बराबर फ्रैक्शनल x, जो कि हो जाएगा किसके बराबर, तो x माइनस बॉक्स x के, ये तो सब जानते हैं। यहां सबसे पहला चीज हम लोग फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन किस पे, तो n पे, तो हो जाएगा f ऑफ n। f ऑफ n हो जाएगा आपका n माइनस n का बॉक्स, यहाँ n क्या है, तो एक इंटीजर है और इंटीजर का बॉक्स इंटीजर ही होता है, तो n माइनस n बराबर हो गया 0। फिर हम लोग बात करेंगे LHL का। LHL यानी कि लिमिट एक्सटेंड्स टू n माइनस,
फ्रैक्शनल एक्स, या फिर यहां सबसे पहले फंक्शन लिखो। यहां एफ एक्स के जगह पे हमें पुट करना है एक्स माइनस बॉक्स एक्स, और यहां पे आपको x की जगह पे रखना है n माइनस। तो यहाँ x की जगह n माइनस रखो या n रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बॉक्स में आपको n माइनस रखने पे फर्क पड़ता है। फिर बोलोगे सर ये कैसे फर्क पड़ता है? तो एक चीज देखो, 2 का बॉक्स अगर तुमसे पूछे तो क्या बोलोगे? 2 प्लस का बॉक्स तुमसे पूछे तो बोलोगे सर 2 प्लस का मतलब, तो 2 प्लस का मतलब 1-2 साल तक 0 पुट करके फिर 1 इसका बॉक्स क्या हो जाएगा? तो 2। यहीं पे अगर 2 माइनस का बॉक्स पूछे तो 2 माइनस का मतलब हो गया 2 से जस्ट छोटा, जैसे कि 1.9999, 2-4 साल तक 9 पुट करते रहो उतना छोटा। अब अगर 1.9999 का बॉक्स पूछे तुमसे तो क्या बोलोगे? 1, यानी कि क्या हो गया? ये 2 माइनस का तो वैल्यू क्या हो गया? 1, यानी 1 कम आया ना। तो उसी प्रकार से इस n माइनस का बॉक्स हो जाएगा आपको n माइनस 1। n से n कैंसल, तो वैल्यू क्या हो गया? 1, यानी कि यहाँ पे आपका LHL किसके बराबर आ गया बच्चे? तो LHL आ गया 1 के बराबर। फिर फाइंड करेंगे RHL, जो कि लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू n प्लस fx x टेंड्स टू n प्लस, और ये हो जाएगा आपका x माइनस बॉक्स x की जगह पे n रखो तो n माइनस n प्लस का बॉक्स, n प्लस का बॉक्स किसके बराबर? तो n के बराबर, यानी कि हो जाएगा n माइनस n, जो कि हो जाएगा 0 के बराबर। यहां लिखेंगे कि हेयर LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या ये तीनों आपस में बराबर हैं? तो नहीं, यहाँ पे LHL और RHL ही आपस में बराबर नहीं है। तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर n, और n ही क्या है मेरा? तो ऑल इंटीग्रल पॉइंट हम एज्यूम कर लिए हैं। तो यही चीज हमें क्या करना था? तो प्रूव करना था। तो हेंस प्रूफ। और यहाँ एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका, और इसमें यानी कि ये क्वेश्चन बोर्ड वगैरह में पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान से सीख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि हमें नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चाहिए इसका। तो गिवन है fx बराबर 5x का बॉक्स, 5x का बॉक्स, यानी कि यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ ये भी दे रखा है कि x का वैल्यू 0 क्लोज से लेके 1 ओपन तक चाहिए। तो सबसे पहले तो हम कुछ पॉइंट को क्लियर करना चाहेंगे, जो कि हर बच्चे को पता होना चाहिए कि अगर x का वैल्यू 0 से 1 के बीच रहेगा तो इसका बॉक्स x किसके बराबर? 0 के बराबर पता होना चाहिए। अगर x का वैल्यू 1 से 2 के बीच रहेगा तो इसका बॉक्स किसके बराबर? तो 1 के बराबर। ये सारा पॉइंट आपको पहले ही क्लियर कर दिए हैं। तो यहां पे आप ये सोचो कि 5x है, तो जब आपका 5x 0 से 1 के बीच रहेगा, तो 5x 0 से 1 के बीच कहने का मतलब x 0/5 तो 0 और 1/5, यानी कि x 1/5 के 0 से लेकर 1/5 के बीच रहेगा। तो इस टाइम पे हमारा जो बॉक्स 5x होगा, कहने का मतलब फंक्शन होगा, उसका मान किसके बराबर? तो सॉरी 1 नहीं 0 के बराबर आएगा। फिर उसी प्रकार से जब 5x का वैल्यू 1 से 2 के बीच, तो 5x 1 से 2 के बीच कहने का मतलब x किसके बीच? तो 1/5 से 2/5 के बीच अगर रहेगा तो उस टाइम पे हमारा जो 5x का बॉक्स है वो 1 के बराबर होगा। इसको समझाने के लिए लिखे थे। फिर इसी प्रकार से जब 5x का वैल्यू 2 क्लोज से 3 ओपन के बीच रहेगा, इसका मतलब x का वैल्यू 2/5 से लेके 3/5, 2/5 पे क्लोज 3/5 पे ओपन के बीच रहेगा। उस टाइम पे आपका 5x का बॉक्स हो जाएगा किसके बराबर? 2 के बराबर।
फिर बोलोगे सर ऐसा हम कब तक चलेंगे, तो ऐसा हम x का वैल्यू जब तक 1 तक ना पहुंचे तब तक चलेंगे। क्या ये 1 तक पहुंचा अभी तक? तो नहीं। फिर हम लोग आएंगे 5x का वैल्यू जब 3 से लेके 4 के बीच में, यहाँ x क्या हो जाएगा 3/5 से 4/5। तो इस टाइम पे ये 5x का बॉक्स किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर। फिर हो गया कि 5x का वैल्यू 4 से लेके 5 के बीच में, तो इस टाइम पे ये हो जाएगा 4/क्लोज से लेके 5/5 यानी कि 1 ओपन तक। तो इस टाइम पे हमारा 5x का जो बॉक्स हो जाएगा वो 4 के बराबर। और लास्ट में जब 5x का वैल्यू एग्जैक्ट 1 के बराबर हो जाए, यानी कि एग्जैक्ट 5 के बराबर हो जाए, यानी कि x का वैल्यू एग्जैक्ट 1 के बराबर हो जाए, तो इस टाइम पे 5x का जो बॉक्स होगा वो किसके बराबर, तो 5 के बराबर। x का वैल्यू हम 0 से स्टार्ट किए और कहां तक आए 1 तक, तो यही हमें रखना था। अब इसी चीज को हम ग्राफिकल मेथड से भी समझा रहे हैं। सबसे पहला चीज तो ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस। हमें यहाँ पे x का मान देखना है, x का इंटरवल एक 0 से लेके क्या है 1/5, 0 से लेके 1/5 के बीच रहने पे इस फंक्शन का वैल्यू कितना है, तो 0, यानी कि ये ग्राफ हो गया 0 क्लोज और 1/5 ओपन, तो एक ग्राफ ये हो गया। फिर वही चीज देखिए जब x का वैल्यू 1/5 क्लोज से लेके 2/5 ओपन तक रहे, यानी ये 2/5, उस टाइम पे मेरे फंक्शन यानी कि बॉक्स 5x का वैल्यू किसके बराबर, तो 1 के बराबर, यानी कि ये 0 है, यहाँ 1 हो गया, तो यहाँ पे ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर आगे बढ़ते हैं 5x का बॉक्स 2, यानी कि फंक्शन का मान 2 कब, तो जब x का वैल्यू 2/5 से लेके 3/5 के बीच में आएगा, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये वैल्यू क्या दे दिया आपको, तो 2 दे दिया। उसी प्रकार से फंक्शन का मान 3 कब, तो जब आपके x का वैल्यू 3/5 से लेके कहां तक, तो 4/5 तक। इस टाइम पे वैल्यू क्या आ गया, तो 3। फिर जब 4/5 कहने का मतलब x का मान 4/5 से लेके 5/5 जो कि 1 हो जाएगा, तो उस टाइम पे आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो उस टाइम पे आपका वैल्यू हो गया 4 के बराबर। इसको थोड़ा और ऊपर एक्सटेंड करना है हमें, y थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। और जब x का वैल्यू 1 है कहने का मतलब, x का वैल्यू 1 कहने का मतलब फंक्शन का मान 5, यानी कि fx का मान 5 कब आएगा, तो यहाँ पे, और यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देंगे, तो क्लोज इंटरवल लिख देंगे। और वैसे भी सब बच्चे को पता होना चाहिए कि बॉक्स एक्स यानी कि इंटीग्रल एक्स का ग्राफ कुछ इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनता है, इस वजह से इसे स्टेप ऑफ फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये आपका इस फंक्शन का ग्राफ हो गया। यहां पे हम सॉल्यूशन किए यहां तक, ऊपर थ्योरेटिकल नीचे ग्राफिकल। अब इस दोनों ही तरीके से आप देख सकते हो कि कितने टाइम पे इसके ग्राफ को बनाने के लिए हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ी। तो एक यहां, एक पेन यहां उठा, यानी कि 2 3 4 5, कितने 5, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये आपका सीधे क्या हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। तो कहां सीधे लिख देते हैं 5 आंसर। ये क्वेश्चन आपको आजकल जो मेंस है यानी कि कंपटीशन का एग्जाम होता है, उस कंपटीशन एग्जाम में इंटीजर टाइप प्रॉब्लम पूछा जाता है, तो उस टाइप के लिए ये क्वेश्चन परफेक्ट फिट बैठता है। यानी कि ये क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन में आराम से आएगा, सेट होगा और पूछा भी जा सकता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मुझे लगता है एक बार फिर से समझाना चाहिए। वैसे तो आपके पास वीडियो है, दोबारा देख लोगे, लेकिन फिर भी एक छोटा मतलब कम टाइम में हम इसको समझाते हैं। देखो हमें x का वैल्यू 0 से लेके चलना था 1 तक, लेकिन है फंक्शन 5x का बॉक्स, तो 5x को ध्यान रखते हुए हम 0 से लेके 1 तक पहुंचे, और बॉक्स 0 से 1 के बीच वैल्यू 0 देता है, 1 से 2 के बीच 1, 2 से 3 के बीच 2, 3 से 4 के बीच 3, 4 से 5 के बीच 4, और 5 पे 5।
तो बस वही ध्यान में रख लियो वहां पे। अब आप देख लो कि फंक्शन का मान कितनी बार चेंज हुआ, तो 5 बार। या ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ देख लो, फिर बोलो सर ग्राफ कैसे प्लॉट कर दिया, तो ये सब हमारा फंक्शन यानी y का मान है, ये सब हमारे x का मान है। जब x का वैल्यू 0 से 1/5 के बीच है उस टाइम पे y मेरा 0, जब 1/2 से 2/5 के बीच है तो वैल्यू 1, जब 2/5 से 3/5 के बीच में है वैल्यू 2। अरे बात क्लोज और ओपन, तो क्लोज ओपन क्लोज ओपन हम x के मान में देख ली। ठीक है, तो चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन बताए हैं, दोनों ही क्वेश्चन बहुत शानदार है, इसको नोट कीजिए। इससे आगे इसी टाइप का एक और हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन पहले आप इसको बढ़िया से नोट कीजिए। तो बच्चे आपका सेकंड प्रॉब्लम है उसी से रिलेटेड, अभी जस्ट हमने बॉक्स वाला कंसेप्ट से क्वेश्चन किया था उसी से रिलेटेड। यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि x का वैल्यू 0 से पाई क्लोज इंटरवल में है। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गया कि अगर x 0 से पाई क्लोज है तो साइन x क्या होगा। तो सबको पता है कि साइन 0 पे मान 0 आता है और वापस साइन पाई पे मान भी क्या आता है, तो 0। साइन x का अगर थोड़ा सा ग्राफ की बात की जाए तो ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया आपका पाई। तो 0 से पाई आपको 0 से स्टार्ट हुआ और वापस किस पे पहुंचा, 0 पे। लेकिन आपको ये चीज भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बीच में हम लोग कहां पहुंचे, तो 1 पे भी पहुंचे, बीच में हम लोग 1 पे भी पहुंचे। तो 0 से 1 पहुंचने के क्रम में बीच में आपका क्या आया होगा, तो 1 भी आया होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये चीज भूलना नहीं है। नहीं समझे अभी तक, समझोगे, वेट करो। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि साइन एक्स का वैल्यू, साइन एक्स का वैल्यू जब 0 से लेके 1/5 के बीच में आएगा तो उस टाइम पे 5 साइन एक्स जो कि हमारा बॉक्स है कितना मान देगा, तो ये मान दे देगा 0। आप खुद देख सकते हो, सेम पुराना वाला कंसेप्ट है। x के जगह 0 पुट करो तो ये 0, और यहाँ x के जगह, हाँ यहाँ पे आपको ओपन इंटरवल रखना पड़ेगा। तो चलो इसको हम लोग सोल्व करते हुए ही चलते हैं, और ये सब चीज को हम समझाने के लिए लिखे थे तो मिटाते हैं। देखिए साइन x का वैल्यू 0 से 1/5 के बीच लिए, तो यहाँ पे बॉक्स में x के जगह 0 रखने पे ये 5 हो जाएगा और x के जगह 1/5 रखने पे ये 1 हो जाएगा। और इस चीज का, इसका अगर आपसे बॉक्स पूछे, अरे भाई साहब यहाँ गलती हो गया, x के जगह साइन x के जगह 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 से 1, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन का बॉक्स अगर आपसे पूछे तो वैल्यू क्या लिखोगे, 0। सेम उसी प्रकार जब साइन x का वैल्यू 1/5 से 2/5 के बीच रहेगा तो 5 साइन x का बॉक्स किसके बराबर होगा। तो इसके लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, तो साइन x के जगह 1/5 रखेंगे तो 1/5 इस 5 से गुना होकर 1 बनाएंगे, और अगर 2/5 रखेंगे तो 2/5 इस 5 से गुना होकर 2 बनाएंगे। और अगर 1 से 2 के बीच का अगर आपसे कोई बॉक्स पूछे तो इसका वैल्यू आप फटाफट क्या दे दोगे, तो 1। इतना तो आपको बॉक्स आना चाहिए और आता भी होगा। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि साइन x का वैल्यू 2/5 से लेके 3/5 के बीच में रहे तो वैल्यू क्या होगा 5 साइन x के बॉक्स का। तो इसका ये हो जाएगा कि जब 2/5 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, जब 3/5 रखेंगे तो 3 हो जाएगा। और अगर 2 से लेके 3 के बीच का अगर तुमसे कोई बॉक्स पूछे तो वैल्यू तुम डायरेक्ट 2 लिख दोगे। इसी प्रकार साइन x का वैल्यू फिर से हमें 3/5 से 4/5 रखना पड़ेगा। यहाँ पे 5 साइन x का बॉक्स देखना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका 3 से लेके 4 के बीच में, 3 पे क्लोज 4 पे ओपन, और इसका बॉक्स किसके बराबर, तो 3 के बराबर। सेम फिर हमें जाना पड़ेगा साइन x का वैल्यू 4/5 से लेके 5/5 जो कि 1 है के बराबर। यहाँ पे 5 साइन x का जो बॉक्स हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से कि 4/5 रखने पे तो 4, और 5/5 रखने पे आ जाएगा किसके बराबर, तो 5 के बराबर, सॉरी 5/5 बोले या 1 बोलो, तो 5 के बराबर 5 पे ओपन,
और 4 से 5 के बीच का जो बॉक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 4। फिर इसके बाद हम लोग वापस आएंगे साइन एक्स बराबर किस पे, तो 1 पे। तो 5 साइन एक्स का बॉक्स तो सीधे हो जाएगा 5 का बॉक्स, तो ये हो जाएगा 5। बहुत बच्चे शायद यहीं पे रुक जाए, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि साइन का वैल्यू 0 से लेके 90 तक तो हम चले गए, 0 से लेके 1 तक कब होता है, तो जब x 0 डिग्री से 90 डिग्री बढ़ता है, और हमें 90 डिग्री तक ही तो नहीं जाना है, हमें पाई तक जाना है, हमें पाई तक जाना है। अभी तक हम कहां तक चले हैं, तो 90 डिग्री तक ही चले हैं, ये 90 डिग्री है, और हमको जाना है कहां तक, तो पाई तक। तो इसका मतलब अब यहाँ पे साइन का वैल्यू 1 है, तो 1 से घटना शुरू होगा और कहां तक आएगा, तो 0 तक आएगा। कहां तक आएगा, 0 तक। यहाँ पे साइन का वैल्यू 0 है, यहाँ पे साइन का वैल्यू 1 है, यहाँ पे वापस साइन का वैल्यू 0 है। तो अब हमारा साइन एक्स का वैल्यू घटना शुरू होगा। क्या घटना शुरू होगा, कि जब एक्स का वैल्यू 1 से लेके 4/5 के बीच में रहे, 1 से लेके 4/5 के बीच में रहे, तो 5 साइन एक्स का बॉक्स। कहने का मतलब जब 1 रखेंगे तो 5, सेम वही कहानी रखना पड़ेगा आपको। हम थोड़ा सा उल्टा लिख रहे हैं, आप थोड़ा सा उल्टा समझिएगा। 1 पे ओपन, 4/5 पे क्लोज। तो 1 रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 4/5 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। अरे शायद हम लोगों ने यहाँ पे गलती कर दिया, 1 पे ओपन है तो ओपन, यहाँ पे क्लोज। और इसका भी बॉक्स चाहिए, 4 क्लोज से 5 ओपन। लिखे उल्टा है, आपको समझना सी ठीक से है, क्योंकि पहले छोटा लिखते हैं फिर बड़ा इंटरवल लिखते हैं। तो 4 से 5 के बीच का बॉक्स कितना, तो 4। इसी प्रकार 1 से 4/5 पहुंचे, अरे नहीं समझ रहे हो लगता है मुझे, जैसे यहाँ 0 से 1/5, 1/5 से 2/5, 2/5 से 3/5, 3/5 से 4/5, 4/5 से 5/5 पहुंचे। उसी प्रकार 5/5 यानी कि 1 से नीचे आएंगे कहां तक, 4/5 तक, फिर नीचे आएंगे कहां तक, 3/5 तक, फिर नीचे आएंगे कहां तक, 2/5 तक, फिर नीचे आएंगे कहां तक, तो 1/5 तक, फिर नीचे आएंगे कहां तक, तो 0 तक। तो वही कंसेप्ट यहाँ चलना है कि 4/5 से अब वापस कहां तक, 3/5। फिर इसके बाद 3/5 से लेके कहां तक, तो 2/5 तक। फिर इसके बाद 2/5 से लेके कहां तक, तो 1/5 तक, क्योंकि वापस हमको 180 डिग्री पे पहुंचना है ना। 2/5 से लेके कहां तक, 1/5 तक। फिर 1/5 से लेके कहां तक, तो 0 तक। 1/5 से लेके कहां तक, तो 0 तक। तो यहीं तक हमको वापस पहुंचना है। सबका वैल्यू यानी कि 5 sin x का ही बॉक्स चाहिए हमको, सब में हमको किसका वैल्यू चाहिए, तो 5 sin x का बॉक्स, 5 sin x का बॉक्स, 5 sin x का बॉक्स। अब ध्यान ये देना कि 4/5 से लेके 3/5 के बीच वैल्यू रखने पे ये हो जाएगा आपका 4 से 3, ये हो जाएगा आपका 3 से 2, ये हो जाएगा आपका 2 से 1, ये हो जाएगा 1 से 0। और इन सब का हमको क्या चाहिए, तो बॉक्स। इसका बॉक्स हो जाएगा 3, इसका बॉक्स हो जाएगा 2, इसका बॉक्स हो जाएगा 1, और लास्ट में इसका बॉक्स हो जाएगा 0। यानी कि अगर हम ग्राफ यहां पे देखें बच्चे, ग्राफ भी हम देख लेते हैं, तो देखिए ग्राफ क्या होगा। सबसे पहले ये पाई है, ये 0 डिग्री, और हमें सबसे शुरुआत करना है 0 से, कहने का मतलब x का वैल्यू 0 से लेके 1/5 है, फिर 2/5 है, फिर 3/5 है, फिर 4/5 है, और लास्ट में आपको 5/5 पे पहुंचे। फिर वापस आ गए 4/5 पे, फिर 3/5 पे, फिर 2/5 पे, फिर 1/5 पे, और फिर 0 पे। बहुत बच्चा सोच रहा होगा सर ये क्या कर दिया आपने, 0 से लेके वापस 0। तो बच्चे इसको हम लोग यहाँ पे sin x मान रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं, sin x। x नहीं है, क्या है, sin x है। सबको पता है कि sin x का वैल्यू 0 डिग्री पे 0 होता है, और वापस 180 डिग्री पे क्या होता है, तो 0 ही आता है। अब ध्यान से देखना ग्राफ कैसे बनेगा। तो सबको पता है कि 0 से अगर 1/5 के बीच रहा तो वैल्यू 0, वैल्यू क्या चीज, 0।
फिर उसके बाद ये भी पता है 1/5 से 2/5 के बीच में 1, फिर 2/5 से लेकर 3/5 के बीच में 2, 3/5 से लेकर 4/5 के बीच में 3, और 4/5 से 5/5 के बीच में 1, और 5/5 पे डायरेक्ट 5। तो 5, 4, 3, 2, 1 और 0। तो ये हो गया आपका y यानी कि फंक्शन का मान, और ये हो गया x। फिर वापस 4/5 यानी कि यहाँ पे ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा, फिर यहाँ पे ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा, फिर यहाँ पे ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा, फिर यहाँ पे ग्राफ कहाँ गया, इस तरीके से बन जाएगा, और फिर यहाँ पे ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। यानी कि बस हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया। अब यही बात नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो जब चेक करोगे तो देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट यहाँ पे हो गए 9। इसको आप दोबारा देख सकते हो अगर आपको इसमें जरा सा भी डॉट है तो। वैसे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मेंस लेवल का, एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है। अगर बोर्ड वाले बच्चे हैं तो इस प्रॉब्लम को आप इग्नोर भी कर सकते हो। हमें बोर्ड के साथ साथ जेईई मेंस और एडवांस को भी लेके चलना है। तो कुछ प्रॉब्लम जो कि आपको लगे कि एडवांस लेवल का है, तो जो बोर्ड का प्रिपरेशन बच्चे कर रहे हैं वो उसको इग्नोर करके चलेंगे। 2-4 प्रॉब्लम हर क्लास में हम कोशिश करते हैं बोर्ड के साथ साथ मेंस और एडवांस वाला भी करवा दें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम बस इतना ही पे खत्म करते हैं आज का लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ नए कंसेप्ट के साथ आएंगे। फिर कंसेप्ट के बाद कुछ प्रॉब्लम होगा, यानी कि कंटिन्यूटी से हम लोगों ने काफी इनफ प्रॉब्लम कर लिया, और उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। और अगर प्रॉब्लम समझ में आया तो फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए कि डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट हो चुका है। डिफरेंशियल कैलकुलस जिसमें आपको कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जिसमें 5 चैप्टर आते हैं पढ़ाया जाएगा। जिस 5 में सबसे पहला तो dy/dx एज रेट मेजर, सेकेंड आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन जिसको हम लोग मोनोटोनिसिटी भी कहते हैं, फिर एप्रोक्सीमेशन है, फिर आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा है। तो ये आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का टोटल 8 पार्ट बोल सकते हो, जिसे इस लेक्चर में यानी कि इस कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन के ग्रुप में पढ़ाया जाएगा। और ये सारा का सारा वीडियो लेक्चर आपको ऐप पे ही मिलेगा। तो चलिए बच्चे, आज के लिए बस इतना काफी है। थैंक यू।